नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए बताते हैं कि क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। 17,200 के पार पहुंच गया है निफ्टी। क्या उम्मीद करें ये तेजी बढ़ेगी? आज तो जो एफआईआई के प्रोविजनल आंकड़े आए हैं वो भी बाइंग के आंकड़े आए हैं, तो क्या इस तेजी में बढ़त आएगी? जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। आईपीओ नियमों में भी हमने बदलाव देखा है। सेबी ने अभी आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिटी दी है। रिटेल निवेशकों को किस तरह का फायदा होगा उससे, और साथ ही शो में कल के लिए जो ट्रेडिंग आइडियाज है उन पर भी होगी चर्चा। और आज हमने देखा हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी 147 अंक और सेंसेक्स 477 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए। आईटी, ऑटो और रियल एस्टेट शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान के साथ दिखाई दिए। मार्केट में दिन भर और कहां एक्शन रहा, बता रही हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, आज सुबह से ही बाजार में काफी अच्छी तेजी थी। ओमिक्रॉन की चिंता कहीं ना कहीं कम हुई और उसके चलते हमने आज देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में भी उसका असर दिखा। अच्छी तेजी थी और उसी का इम्पैक्ट आया आज भारतीय बाजारों में, और लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि अच्छी क्लोजिंग आज बाजार ने दी। निफ्टी ने करीब 150 अंकों की क्लोजिंग दी और सेंसेक्स ने करीब 470 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ आज बंद हुए। और इसके अलावा कुछ जो बड़े इवेंट आईटी, ऑटो और रियल्टी शेयरों में भी आज सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। कुछ इवेंट्स जो फोकस में था वो तो सुप्रिया लाइफ साइंसेस, काफी शानदार लिस्टिंग हुई थी और करीब 54% प्रीमियम पर स्टॉक लिस्ट हुआ। इसके अलावा सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में थे और काफी सारे ऐसे सेक्टर थे जहां से कि अच्छा कंट्रीब्यूशन आया। कल की गिरावट के बाद हमने देखा कि आरबीएल बैंक में भी अच्छी रिकवरी थी। 3% की क्लोजिंग आरबीएल बैंक ने दी। होटल शेयरों में करीब 3 से 4% की तेजी थी और पोल्ट्री शेयरों में भी आज एक्शन था। यूएई ने भारतीय पोल्ट्री उत्पादों से इंपोर्ट बैन जो था वो हटा दिया है। उसके बाद हमने देखा कि इन शेयरों में भी आज अच्छी तेजी देखी गई। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयर्स थे आज सनफार्मा, एशियन पेंट्स, एमएनएम, अल्ट्राटेक, यहाँ पर तेजी थी। कुछ स्टॉक्स जो आज खबरों के दम पर चल रहे थे वो थे बीएसई। बोनस इशू की बात आ रही है और इसके चलते आज बीएसई में अच्छा एक्शन था। अजंता फार्मा में अच्छी मजबूती थी बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद। वेंकीज और एसकेएम एग यहाँ पर यूएई के बैन हटाने के बाद हमने देखा कि इन दोनों शेयरों में भी आज अच्छा मोमेंटम था। केमिकल स्टॉक्स में भी आज तेजी देखी गई। टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, बासफ इंडिया, हिमाद्री केमिकल्स, यहाँ पर अच्छी मजबूती थी। मिड कैप में कुछ और चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज ऑयल इंडिया मजबूत था। कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी थी। इसमें ऑयल इंडिया टॉप गेनर था और इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर और एम्फेसिस, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती आज के सेशन में देखने को मिली। बिल्कुल, और ईटी नाउ स्वदेश पर हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको देश के दिग्गज निवेशकों की बाजार पर राय सुनवाएं, जिससे नए साल में आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने में आसानी हो। आइए सुनते हैं कि 2022 में बाजार में मुनाफा कमाने की क्या सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट्स। हमारा ये कहना है कि 22 में ये जो मार्केट है वो स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा। इट विल, जैसे कि आपने बोला, स्किल की जरूरत होगी उसमें, स्टॉक पिकिंग में। और पिछले 26 साल से हम तो यही करते आए हैं हीलियोस में, तो इसलिए हमें तो लगता है कि हमारे लिए तो अच्छा ही है। पर जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो इतने तजुर्बे वाले नहीं है, उनको थोड़ा थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा संभल के रहना चाहिए कि इतना अच्छा रिटर्न तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। हमें लग रहा है कि पहला हाफ रेंज बाउंड रहेगा और रेंज बाउंड मार्केट में तो आपको खैर आपके स्किल ही काम आएंगे। अगले उसके बाद के मार्केट में तो देखते हैं कैसे ये पेंडेमिक चलता है। होपफुली फेड आउट हो जाएगा तो मार्केट भी थोड़ा वापस तेजी में आ जाएगा। 2022 में स्किल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, लेकिन देखिए लक तो सब जगह चाहिए। तो हम 2020 में भी काफी लकी रहे एज अ मार्केट एंड एज अ कंट्री, और 2021 में भी एज अ मार्केट काफी लकी रहे। तो लक का रोल तो हमेशा रहेगा ही। जो वैल्यूएशन, जो कंफर्ट थी 2020 और 2021 में, वो कंफर्ट थोड़ी कम हुई है। मुझे ये लग रहा है कि जो 2022 में जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने ग्लोबल व्यू लेके रखा था और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्लोबल मार्केट्स में करी थी, और परफॉर्मेंस भी यूएस मार्केट ने बहुत अच्छी दी है। इंडिया ने भी अच्छा किया, लेकिन यूएस मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उससे मुझे लग रहा है अटेंशन इंडिया पे ज्यादा आएगा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिस तरह से कॉन्फिडेंस बनाए रखे हैं बाजार में,
तो मुझे लगता है इंडिया के लिए जो बैकड्रॉप है अच्छा बन रहा है। It looks like a pretty decent year ahead if you look even in terms of the headline numbers as we sit today. I mean, given the news on virus and this and that, one never knows. Big risk is not there as far as the headline numbers for the markets are concerned. There are risks elsewhere, which is more to do with the macroeconomic front. I mean, I see risks on currency, inflation. Those risks are there for India. तो यहाँ पर अगले साल से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। कोशिश ये है आपको बताने की कि किस तरह से किस सेक्टर पर आपको फोकस करना चाहिए और नए साल में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अविनाश गोलक्षकर और मंदार जामसंदेकर हमारे दोनों ही आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अविनाश, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। एक अच्छी खबर जो आज आ रही है वो ये कि FIIs फाइनली बायर्स हो रहे हैं। जो प्रोविजनल आंकड़े हमारे सामने आए हैं, 207 करोड़ रुपए का कैश में इन्होंने खरीदारी की है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आपको क्या लगता है, ये मूड अब चेंज हो रहा है? यहाँ से उम्मीद करना चाहिए कि अब एक अच्छी तेजी होगी बाजारों में? देखिए सौमित्र, मुझे लग रहा है कि एक दिन का नंबर देख के कोई ट्रेंड बनाना एक डिफिकल्ट बात होती है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक FIIs ने करीबन 90,000 करोड़ का माल बेचा है। तो ये एक छोटा सा बाउंस बैक हम समझ सकते हैं। इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमको आने वाले साल में देखना पड़ेगा कि FIIs कितने तेजी से इसको सस्टेन करते हैं, क्योंकि सभी को पता है अभी लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है, छुट्टियों का माहौल है, काफी FIIs अभी छुट्टियों पे गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले दिनों में थोड़ी सी बाइंग अगर आती है तो वो एक मेरे ख्याल से एक टोकन बाइंग समझी जानी चाहिए। जो रियल एक्शन आएगा वो जनवरी से आएगा। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स उम्मीद लगा के बैठी है कि इमर्जिंग मार्केट इंडिया में जो सबसे वेल पोजिशन्ड है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे जरूर FIIs का पैसा आएगा। बट उसके सामने आपको US टेपरिंग का भी एक्टिविटी देखनी है। लिक्विडिटी डेफिनेटली थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि ये सारा फैक्टर्स देख के एक दिन का ट्रेंड ना देखिए। और मुझे लग रहा है आने वाले हफ्तों में, जनवरी से होपफुली अगर ट्रेंड पॉजिटिव बनता है तो डेफिनेटली हमको लगेगा कि रियली इसमें कंक्लूसिव एविडेंस है कि FIIs आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स। करेक्ट। यहाँ पर इंतजार एक ट्रेंड का तो करना ही होगा, जैसा कि आप बता रहे हैं अविनाश, बिल्कुल सही बात है। पिछले करीब 28-29 दिन से हम देख रहे हैं कि नेट सेलिंग हो रही है। आज एक आंकड़ा आया है पॉजिटिव, उम्मीद करेंगे कि शायद ये भी ट्रेंड आगे जारी रहेगा। मंदार, 17,200 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। आपने कैसे रीड किया आज के ट्रेडिंग सेशन को और कल के लिए क्या उम्मीद है आपको? सौमित्र, देखिए, आज का अगर इंट्राडे मार्केट देखते हैं तो निफ्टी 17,250 के लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। हर बार जब वहां पे जाता था वहां से बिकवाली आ जाती थी और फिर से नीचे आ जाता था। बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके का एक हाल हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि लेवल्स पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मार्केट को सस्टेन करने के लिए। तो 17,250 के ऊपर 17,600 तक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और आज का अगर मार्केट वैसे देखें तो पार्टिसिपेशन कम था, वॉल्यूम्स भी कम थे, फ्यूचर्स के भी वॉल्यूम्स अगर देखते हैं तो वो भी कम थे। तो इसलिए आज का जो मूव है उसमें मैं ज्यादा कुछ रीड नहीं करूंगा। लेकिन यस, एक बात पक्की है कि ये लेवल्स पे थोड़ा रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी के केस में 35,350 का लेवल एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये अगर ब्रेक नहीं कर पाता है तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार एक 500-700 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी के केस में भी इसी तरीके का एक मूव रहेगा। 17,250 अगर नहीं ब्रेक कर पाता है तो मुझे लगता है कि एक 200-250 पॉइंट के रेंज में निफ्टी अगले 2 दिन ट्रेड करेगा। तो 2 अहम लेवल्स यहाँ पर जो आपको फोकस में रखने होंगे। 17,250 निफ्टी के लिए, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करना जरूरी है, और 35,350 बैंक निफ्टी के लिए। ये 2 अहम लेवल्स हैं आप जो इंडाइसेस पर चेक करें। अगर इनको ब्रेक करते हैं तब आप ये उम्मीद करेंगे कि बाजार में और बढ़त होगी। लेकिन नहीं, अगर ये नहीं हो पाया तो शायद कुछ और करेक्शन की भी आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। चलिए कुछ अहम खबरों पर फोकस करते हैं आज की। सेबी की आज की बोर्ड बैठक में IPO को लेकर कई अहम फैसले किए गए। सेबी से IPO के सुधारों को लेकर मंजूरी मिल गई है। साथ ही IPO के प्राइस बैंड न्यूनतम 5% का अंतर रखना जो है ये तय किया गया है। सेबी की तरफ से ये फैसला छोटे निवेशकों को ध्यान में रखकर किया गया है। और डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, जरा बताइए कौन कौन से ब्रेकअप अगर आप दे सके, क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट सेबी की तरफ से आज आए हैं?
जी हाँ, सेबी की बोर्ड मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और इनमें जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा वो आईपीओ के सुधारों पर रहा। जो प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी थी सेबी, उसके जो रिकमेंडेशंस थे उसी के आधार पर सेबी ने कुछ फैसले लिए हैं। इनमें से सबसे जो ज़रूरी फैसला था वो था आईपीओ के प्राइस बैंड में कम से कम 5% अंतर रखना। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में ऐसे भी इश्यूज आए थे जिसमें सिर्फ 1,000 रुपये के प्राइस पे 2 या 3 रुपये का डिफरेंस रहता था। तो अब चूंकि बुक बिल्डिंग ठीक से हो पाए, रिटेल इन्वेस्टर्स को मौका मिले और बुक बिल्डिंग प्रोसेस प्रॉपर्ली हो पाए, इसलिए 5% के अंतर को मंजूरी दी है सेबी ने। इसके साथ ही साथ एंकर इन्वेस्टर्स 50% हिस्सा 30 दिनों में बेच सकेंगे, जो कि एग्जिस्टिंग रूल ये था कि 100% कर देते थे। अब जो 50% हिस्सा है वो 90 दिन में बेच पाएंगे। किया इसलिए गया है क्योंकि वोलेटिलिटी जो रहती है मार्केट में, खासकर आईपीओस के बाद, उसको रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। ये जो नियम है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। इसके अलावा एक ज़रूरी फैसला लिया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अब मॉनिटरिंग, डेटा मॉनिटरिंग कर सकती हैं, जो कि पहले बैंकों को करना पड़ता था। तो अब ज़्यादा मॉनिटरिंग के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। इसके अलावा एलआईसी के आईपीओ पर के सवाल पर जवाब देते हुए सेबी चेयरमैन ने कहा है कि अभी तक उनके पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई है। शुक्रिया अंकुर उस पूरी जानकारी के लिए। अविनाश, आपको लगता है कि ये जो कदम सेबी ने उठाए हैं अब, और अगला साल भी आईपीओ के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि बात अंकुर भी कर रहे थे, एलआईसी का आईपीओ भी लाइंड अप है, कई और बड़ी कंपनी है, डिलीवरी है, ओला है, वो लोग भी आईपीओ की लाइन में हैं। छोटे और रिटेल निवेशक जो हैं उनको सेबी के ये जो आज के कदम है उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल सुमित, देखिए ये एक जो डिसीजन है एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है, क्योंकि पहली बात तो रिटेल कोटा में एप्लीकेशंस काफी ज्यादा आती थी, प्लस जो प्राइसिंग का बेनिफिट था वो बड़े निवेशकों को बेनिफिट हुआ करता था। मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ा जो आज जो रेगुलेशन अनाउंस किया है कि एंकर इन्वेस्टर्स 50% एक महीने के बाद बेच सकते हैं और बैलेंस 50% मेरे ख्याल से और एक 3 महीने के बाद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि 1 महीने का टाइम खत्म होने के बाद बहुत ही ज्यादा बिकवाली एंकर इन्वेस्टर्स से आती थी, इसलिए प्राइस में काफी करेक्शन भी आती थी। तो एक ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं बट एक ट्रेडिंग व्यू से काम होता था। तो ये मेरे ख्याल से इससे क्या होगा कि सीरियस एंकर इन्वेस्टर्स ही पैसा लगाएंगे और उनको भी डेफिनेटली मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये नेट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव बातें हैं, जो मुझे लग रहा है अप्रैल 22 से आई थिंक इट विल क्रिएट अ गुड काइंड ऑफ हेल्दी सेंटिमेंट इन द मार्केट। करेक्ट। तो उम्मीद की जाएगी कि यहाँ से जो रिटेल निवेशक है उसका पैसा ज़्यादा सुरक्षित भी रहेगा, और जैसा कि अविनाश भी कह रहे हैं कि जो सीरियस एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो ही आएंगे। और जिस तरह का हम स्थिति देखते थे कई बार कि जब लॉक इन खत्म होता है तो बहुत ज़्यादा बिकवाली होने लगती है, स्टॉक पर मार पड़ती है, उस सब से अब यहाँ पर बचा जाएगा सेबी के इन नए नियमों के बाद। इस बीच एक खबर और जो है वो दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों से जुड़ी है, जहाँ पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद दिल्ली सरकार ने वहाँ येलो अलर्ट का ऐलान कर दिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रात में अब 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरीज को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ 50% कैपेसिटी पर अब जो मेट्रो रेल है वो चलेगी। तो ये सारे जो फैसले लिए गए हैं ये ओमिक्रॉन के जो मामले बढ़ रहे हैं दिल्ली में उसकी वजह से लिए गए हैं। मंदार, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमने नोटिस किया आज की जब ये खबर आई, बाजार बंद होने में करीब आधा एक घंटा बाकी था, उसके बाद हमने कुछ स्टॉक्स जिनको हम ओपनिंग ट्रेड वाले स्टॉक कहते हैं, ओपनिंग इकोनॉमी वाले, चाहे वो पीवीआर हो, आईनॉक्स हो, इंटरग्लोब एविएशन हो, इन सब में हमने कुछ बिकवाली आते देखी। हालांकि होटल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं हुए। आईआरसीटीसी तो इनफैक्ट पॉजिटिव 2 से 2.5% ऊपर ही बंद हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस पूरी थीम को अब प्ले करना है, क्योंकि किस तरह से सरकार फैसले लेती है और उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे, इकोनॉमी पे क्या पड़ता है, निवेशकों को जाहिर तौर पर उसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो प्लान करना चाहिए। इस स्पेस में आपको लगता है कि किसी के साथ अभी रहना चाहिए या अभी स्पेस से दूर ही रहना चाहिए? मंदार, आपका माइक म्यूट है, अगर आप उसे अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी सौमित्र, मुझे लगता है कि ये जो स्पेस है इसमें अगर पोजीशंस बनानी हो तो जो क्वांटिटी है वो 100% नहीं होनी चाहिए, पोजीशन एकदम कम होनी चाहिए, यानी 10% 20% इस तरीके का एक अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए हैं कि जो इफेक्ट होने वाले स्टॉक्स हैं कि फॉर एग्जांपल एविएशन सेक्टर इफेक्ट हो सकता है, तो इंडिगो जैसा जो
मंदार, आपका माइक फिर से म्यूट हो गया है। सपोर्ट लेवल्स पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वहां पे हम एक्यूमुलेशन जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक ये पूरा जो डेवलपमेंट है ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो इवॉल्विंग सिचुएशन होते वक्त 100% पोजीशन ओपन करना या बिल्ड करना या खरीदारी करना ये सही नहीं होगा। तो इसलिए अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है तो 10-20% एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी की राह देखनी जरूरी है। आप पीवीआर जैसा स्टॉक लेंगे या इंटरग्लोब एविएशन लेंगे या फिर होटल्स जो कि गिर नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग अब भी छुट्टियों पर जा रहे हैं और अब भी बुकिंग्स होटल्स की बनी हुई हैं, आप उनमें से अगर कोई एक पिक करेंगे, किसको पिक करेंगे? अगर एक स्टॉक बता सकें आप। आपका माइक शायद फिर से म्यूट है मंदार। सौमित्र, मेरा जो बेस्ट पिक है वो इंटरग्लोब एविएशन होगा, इंडिगो। ये स्टॉक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, 1900 से लेके 1800 के बीच में एक बढ़िया सा सपोर्ट इसमें बनता है। लॉन्ग टर्म पे ये बहुत बढ़िया दिख रहा है चार्ट। मुझे लगता है कि ये 3 साल का व्यू अगर रखते हैं तो ये स्टॉक एक मल्टी बैगर बन सकता है, इसलिए इसमें 1750 का स्टॉप लॉस रख के मैं इसमें खरीदारी करूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक्यूमुलेशन जो है वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होना चाहिए, एकदम से 100% पोजीशन ना बनाए। 1750 का स्टॉप लॉस है, हर बार जब करेक्शन आ जाता है तब इसमें पोजीशन बना सकते हैं, 10-20% करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, तो 1750 का स्टॉप लॉस यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो पर। और जैसा कि मंदार आपको सावधानी बरतने को कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है। अविनाश, अगर आपसे समझना चाहें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीवीआर जैसा स्टॉक काफ़ी चल गया था पहले और सडनली खबर आई जब दिल्ली में आज कि मॉल्स बंद हो जाएंगे, ये सब मल्टीप्लेक्स बंद हो जाएंगे, तो अचानक हमने 3 से 4% करेक्शन देखा। आप भी यही मानते हैं कि इस स्पेस से दूर रहना चाहिए? बेटर ऑप्शन क्या होगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए सौमित्र, इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली अगर मॉल्स और सिनेमा हाउसेस बंद होते हैं तो डेफिनेटली इसका सीधा इम्पैक्ट इन कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, और उसमें कोई डाउट नहीं कि ये अंडर परफॉर्म करेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, ओमिक्रॉन वायरस ग्लोबली अभी ये एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये एक डेडली वायरस नहीं है। इससे डेफिनेटली लोगों को डेफिनेटली इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन यहाँ से डेथ का जो रेट है वो बहुत ही कम है। तो मुझे लग रहा है कि अभी मैटर शायद थोड़ा सा कंसर्निंग है, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में होपफुली अगर मैटर थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है तो मेरे ख्याल से वहां पे वापस थोड़ा सा एक्शन इन सेक्टर्स में आएगा। मुझे लग रहा है कि जो अनलॉकिंग थीम्स वाले सेक्टर्स है, जैसे मंदार ने कहा एयरलाइन है, उसके बाद सिनेमा हाउसेस है, फिर ओटीए ऑपरेटर्स है, हॉलिडे कंपनीज है, तो इनको सारा काफी रिवेंज बाइंग जैसा डिमांड आने की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे अभी भी लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं बिना वायरस के परवाह को लेके। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं कि FY23 होपफुली इनके लिए अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में जरूर चैलेंजेस रहेंगे। आपको ये अपॉर्चुनिटी ढूंढनी ही है, तो फिर आप जैसा मंदार ने एक आइडिया दिया इंटरग्लोब एविएशन, उस तरह के स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। और ध्यान देने की बात यही है कि जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो छोटा होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि डेवलपिंग न्यूज़ है, आगे क्या स्थिति होगी उम्मीद यही करेंगे कि बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति न बने। लेकिन फोकस अब करते हैं आज की नई लिस्टिंग पर। तो सुप्रिया लाइफ साइंस की शानदार लिस्टिंग हुई आज, हमने देखा यहाँ पर शेयर BSE NSE पर लिस्ट हुआ। BSE पर इसके शेयर करीब 54% प्रीमियम के साथ 425 रुपये पर लिस्ट हुए और NSE पर 421 रुपये के प्राइस पर लिस्ट हुए। इशू प्राइस 265 से 274 रुपये इसका प्राइस बैंड था। इसके मुकाबले हमने देखा कि शेयरों की एंट्री 420 रुपये के ऊपर के स्तर पर हुई है। 16 दिसंबर को ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 20 दिसंबर को बंद हुआ था। अविनाश, अच्छा खासा पैसा तो आज पहले दिन बन गया, 40-45%। आपको लगता है कि सुप्रिया लाइफ साइंस को होल्ड करना चाहिए या जिसका पैसा बन गया है वो निकले? देखिए, मुझे लग रहा है कि सौमित्र, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको ये शेयर जरूर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट की अभी जो इनिशियल कमेंट्री आई है उन्होंने कहा है कि आगे चल के भी वो कामकाजी मुनाफे का मार्जिन जो 40% है वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और काफी कॉन्फिडेंट है। हमको लग रहा है कि होपफुली तीसरी तिमाही के नतीजे अगर बहुत ही अच्छे आते हैं तो आपको शायद थोड़ी सी और तेजी स्टॉक में देखने को मिलेगी। कंपनी ज्यादातर एक एक्सपोर्ट कंपनी है। एक्सपोर्ट का बेनिफिट ये है कि अभी रुपया वीक हो चुका है, डॉलर अप्रिशिएट हो गया, तो ऑब्वियसली डॉलर अर्निंग्स में अगर हम रुपी टर्म्स में देखें तो कंपनी को काफी फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो थोड़े से मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स है उनको पकड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है यही से भी थोड़ी सी अपसाइड पॉसिबल है, और जो प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट तो मीडियम अगर टर्म
जी हाँ, तो अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आपने लिया है तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, लेकिन मीडियम टर्म व्यू है आपका थोड़ा, तो होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया है शो में ये जानने का कि हमारे मेहमान कौन से आइडियाज आपके लिए लेकर आए हैं। जानते हैं कौन से हैं आज के वीआईपी शेयर्स। तो चलिए मंदार, आपसे शुरुआत करते हैं। टॉप 2 आइडियाज कौन से होंगे आज आपके? सौमित्र, 2 स्टॉक्स, पहला तो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। 365 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के लिए, और ये स्टॉक एक हाल ही में 340 का लो करके इसके फिर से एक बार इसके ऊपर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर 365 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है तो अगले 2 दिनों में हमें इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक को ऊपर ला सकती है। एक 5 to 10% की अपमूव इसमें दिख जाती है 2 दिन के व्यू से, तो इसलिए इसमें एक बाय बनता है। 363 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में टारगेट होगा 398 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो NIT लिमिटेड है। एक महीने के कंसोलिडेशन के बाद आज ही स्टॉक ने एक ब्रेकआउट जनरेट किया। 440 450 का एक रेजिस्टेंस बैंड बना हुआ था इसमें, तो वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है, तो इसमें एक बाय बनेगा। शॉर्ट टर्म का व्यू होगा, ये 453 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 536 का टारगेट होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस और NIT लिमिटेड, ये 2 आइडियाज हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए इस तरह के बाजार में। अविनाश, आपके आइडियाज कौन से होंगे? सौमित्र, पहला आइडिया जो मेरा है वो बेसिकली एक कॉफी प्लेयर है जिसका नाम है CCL प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबली करीबन 10% मार्केट शेयर कमांड करती है। इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट रीजन ये है कि फिलहाल जो कॉफी के प्राइसेस है वो रिकॉर्ड हाई पे चढ़े हैं। आई थिंक ब्राजील में जो क्रॉप है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले 2 साल के लिए कॉफी के प्राइसेस बहुत ऊपरी लेवल पे रहेंगे और इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। प्लस कंपनी अपने वियतनाम की यूनिट में कैपेसिटी डबल कर रही है, तो इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। तो हमारा मानना है कि अगले 12-15 महीने के लिए अगर कोई खरीदता है तो यहाँ से करीबन 510-515 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा शेयर सौमित्र जो है वो फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक ICICI बैंक है। हमको लग रहा है कि 735 में स्टॉक कोट हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन नंबर्स Q3 के लिए आएंगे। FY23 के लिए भी जो कमेंट्री और जो गाइडेंस है वो काफी स्ट्रांग है। प्लस जिस प्रकार का GDP ग्रोथ आने वाला है वहां पे हमको लग रहा है कि यहाँ पे ICICI बैंक को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। करीबन 12 to 15 मंथ्स में हमारा टारगेट प्राइस यहाँ पे 875 है। तो ये दोनों शेयर्स मेरी तरफ से। ओके, तो 12 से 15 महीनों का टारगेट रखिए दोनों के लिए। ICICI बैंक 875 का टारगेट और CCL में यहाँ पर टारगेट है 510 रुपए का। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार और अविनाश आज हमारे शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने आइडियाज़ भी देने के लिए। कल की तैयारी में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए मेड इन इंडिया।